नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं 2019 की शुरुआत के उन बेहद नाटकीय और तेजी से बदलते घटनाक्रमों की, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान को बिल्कुल आमने सामने ला खड़ा किया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। आज हम इस पूरे एक्शन रिएक्शन साइकिल को स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करेंगे। शुरुआत करेंगे पुलवामा के उस ट्रिगर से, फिर चलेंगे ऑपरेशन बंदर की सीक्रेट प्लानिंग की तरफ। इसके बाद बात होगी बालाकोट एयर स्ट्राइक, आसमान में हुए उस जबरदस्त हवाई संघर्ष और आखिर में उस कूटनीतिक गतिरोध की जिसने दुनिया के 2 परमाणु संपन्न देशों को सीधे टकराव के मुहाने पर ला खड़ा किया था। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, पुलवामा का ट्रिगर। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इस पूरी चेन रिएक्शन को शुरू किया। हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर सिर्फ फैक्ट्स और उपलब्ध सोर्सेस के आधार पर देखेंगे कि उस वक्त ग्राउंड पर असल में क्या हो रहा था। आप इस टाइमलाइन को देखिए। ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस कितनी तेजी से बढ़ा, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि 14 फरवरी को ग्राउंड पर एक भयानक हमला होता है, 15 फरवरी को सैटेलाइट से एक अहम खुफिया जानकारी मिलती है और 19 फरवरी आते आते मामला सीधे टॉप लीडरशिप के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टेबल तक पहुंच जाता है। मतलब महज 5 दिनों के अंदर एक ग्राउंड इंसिडेंट पूरी तरह से हाई लेवल मिलिट्री स्ट्रैटेजी में बदल चुका था। 14 फरवरी को जो हुआ उसका स्केल सच में बहुत डराने वाला था। सोर्सेज बताते हैं कि सीआरपीएफ के काफिले पर हुए उस हमले में पूरे 300 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। इस भयंकर ब्लास्ट में 40 जवानों की जान चली गई। जाहिर है इस एक पल ने पूरे देश के माहौल को बेहद संवेदनशील बना दिया था। अब देखिए, इस हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के बहावलपुर से ऑपरेट करने वाले संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली और बस इसी एक क्लेम ने भारत के रिस्पॉन्स की पूरी स्ट्रैटेजी को पलट कर रख दिया। लीडरशिप ने तय किया कि अब सिर्फ डिप्लोमैटिक डॉजियर सौंपने या निंदा करने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, एक सख्त और डायरेक्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स का। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा फेज, ऑपरेशन बंदर की प्लानिंग। अब फोकस सिर्फ इंटेलिजेंस जुटाने पर नहीं था, बल्कि उसे एक पुख्ता सैन्य रणनीति में बदलने पर था। चलिए देखते हैं, जब ये शिफ्ट हो रहा था तो बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा था। इस दौरान खुफिया एजेंसी रॉ के ग्राउंड एजेंट्स और हाई रेजोल्यूशन स्पाई सैटेलाइट्स ने मिलकर एक बहुत ही क्रिटिकल जानकारी जुटाई। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जाबा टॉप पर एक किलेबंद कैंप को आइडेंटिफाई किया। वहां 500 से ज्यादा आतंकी मौजूद थे और बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग चल रही थी। और यही वो सॉलिड इंटेलिजेंस थी जिस पर आगे का पूरा ऑपरेशन टिका था। इस जवाबी हवाई हमले को जो ऑफिशियल कोड नेम दिया गया वो था ऑपरेशन बंदर। सोर्सेस के मुताबिक ये नाम रामायण के उस प्रसंग से लिया गया था जहां भगवान हनुमान ने लंका दहन किया था। वैसे भी मिलिट्री ऑपरेशंस में अक्सर ऐसे कल्चरल या हिस्टोरिकल रेफरेंसेस का इस्तेमाल कोड नेम्स के लिए किया जाता है। इस दौरान एयरफोर्स को टॉप लीडरशिप से जो इंस्ट्रक्शंस मिले वो एकदम लाउड एंड क्लियर थे। निर्देश था, आगे बढ़ें, लेकिन याद रहे मुझे सिविलियंस का नुकसान नहीं चाहिए। मतलब टारगेट सिर्फ और सिर्फ वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। 0 सिविलियन कैजुअलिटी, ये सेना के लिए एक बेहद सख्त और चैलेंजिंग पैरामीटर था। अब बारी थी इस प्लान को एक्शन में बदलने की। सेक्शन 3 बालाकोट एयर स्ट्राइक। और सच कहूं तो हमले से ठीक पहले जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला गया वो काफी दिलचस्प है। एयरफोर्स ने पाकिस्तानी रडार ऑपरेटर्स को चकमा देने के लिए कई दिनों तक एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई। सबसे पहले बैंगलोर में चल रहे एरो इंडिया शो को नॉर्मल तरीके से चलने दिया गया ताकि दुनिया को लगे सब रूटीन है। उसी दौरान ग्वालियर एयरबेस को बिल्कुल चुपचाप सील कर दिया गया। और सबसे कमाल की बात, रडार को कंडीशन करने के लिए डिकॉय नाइट पेट्रोलिंग की गई। फाइटर जेट्स रोजा रात को बॉर्डर के पास उड़ते और वापस आ जाते। इससे हुआ ये कि दुश्मन के रडार्स को इस मूवमेंट की आदत पड़ गई और उनका अलर्ट लेवल कम हो गया। इसके बाद मिराज 2000 जेट्स के मेन स्क्वाड्रन ने टेरेन मास्किंग नाम की एक बेहद रिस्की और कॉम्प्लेक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसमें होता यह है कि फाइटर जेट्स दुश्मन के रडार से छुपने के लिए पहाड़ों और घाटियों के बीच बहुत ही नीची उड़ान भरते हैं। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ये जेट्स बिल्कुल अनडिटेक्टेड एलओसी के करीब पहुंच गए थे। 26 फरवरी की सुबह 3 बजे उसी 0 सिविलियन कैजुअलिटी के टारगेट को अचीव करने के लिए स्पाइस 2000 बॉम्बों का इस्तेमाल किया गया। इन बॉम्बों की खासियत ये होती है कि ये बिल्डिंग की छत को पंचर करके सीधे अंदर जाकर फटते हैं, जबकि बाहर का स्ट्रक्चर वैसे का वैसा खड़ा रहता है।
इस तरह आसपास के इलाके में कोई एक्स्ट्रा डैमेज नहीं होता। और फिर आया वो कोड वर्ड जिसने मिशन की सक्सेस कंफर्म की। बंदर मारा गया। सोर्सेस का दावा है कि इन धमाकों में 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए और वो पूरा कैंप तबाह हो गया। इस एक मैसेज के मिलते ही वॉर रूम को क्लियर हो गया कि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सेक्शन 4, हवाई संघर्ष और कैप्चर। अगली ही सुबह ये पूरा घटनाक्रम एक सीक्रेट एयर स्ट्राइक से एक ओपन डॉग फाइट में बदल गया। चलिए समझते हैं कि आसमान में उस दिन एक्चुअल में क्या हुआ था। ये स्लाइड बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से उस टेक्नोलॉजिकल गैप को दिखाती है जो 27 फरवरी को हवा में देखने को मिला। एक तरफ था 1960 के दशक का विंटेज इंडियन मिग 21 बाइसन जिसे विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे, और उनके सामने था पाकिस्तान का एडवांस्ड 4th जनरेशन का F-16 फाइटर जेट। ऑन पेपर ये मुकाबला कहीं से भी बराबरी का नहीं था। लेकिन हवा में जो हुआ वो एकदम अनप्रेसिडेंटेड था। विंग कमांडर अभिनंदन ने अपनी R-73 मिसाइल से उस एडवांस्ड F-16 को मार गिराया। इसी चेस के दौरान उन्होंने LOC क्रॉस कर ली, उनका खुद का जेट हिट हो गया और उन्हें इजेक्ट करके पाकिस्तानी इलाके में उतरना पड़ा। जमीन पर आते ही एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया। खुद को बचाने के लिए उन्होंने हवा में फायर किया और सबसे अहम बात, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स दुश्मन के हाथ न लगें इसलिए उन्हें निगल लिया। पाकिस्तानी आर्मी की कस्टडी के दौरान का उनका ये जवाब बहुत ही पावरफुल है। जब उनसे उनके मिशन और एयरक्राफ्ट से जुड़ी सीक्रेट डिटेल्स मांगी गईं तो उनका जवाब बिल्कुल शांत और अडिग था। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। सोचिए, इतने भारी तनाव और खतरे के बीच एक पायलट का ये रिस्पॉन्स अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर, कूटनीतिक गतिरोध। मिलिट्री एक्शन अब एक बेहद टेंस जियोपॉलिटिकल स्टैंड ऑफ में तब्दील हो चुका था। हथियारों की जगह अब कूटनीति ने ले ली थी और पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थीं। पायलट के कैप्चर होते ही भारत ने बिना शर्त रिहाई की मांग करते हुए जबरदस्त मिलिट्री प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। नौ पृथ्वी और अग्नि मिसाइलों को रेडी टू फायर मोड में रखा गया। नेवी को कराची की तरफ मूव कर दिया गया और ISI चीफ को एक बिल्कुल डायरेक्ट वार्निंग भेजी गई। मैसेज साफ था कि अगर पायलट को एक खरोच भी आई तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। इस क्राइसिस ने ग्लोबल सुपर पावर्स को भी अलर्ट कर दिया था। सोर्सेज बताते हैं कि न्यूक्लियर एस्केलेशन के डर से इंटरनेशनल लेवल पर पैनिक फैल गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो को अर्जेंट कॉल्स किए गए। इसके बाद अमेरिका, सऊदी अरब और UAE की तरफ से इस सिचुएशन को डी एस्केलेट करने का भारी दबाव पड़ना शुरू हुआ। इस टाइमलाइन को देखिए, ये क्राइसिस जितनी तेजी से शुरू हुआ था उतनी ही तेजी से खत्म भी हुआ। 27 फरवरी को अभिनंदन पकड़े जाते हैं। 28 फरवरी को भारी इंटरनेशनल प्रेशर के बीच एक पीस जेस्चर के नाम पर उनकी रिहाई की अनाउंसमेंट होती है और 1 मार्च को वो सुरक्षित वाघा बॉर्डर पार करके अपने देश लौट आते हैं। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। ऑपरेशन बंदर के इस बेहद तेज और ड्रामेटिक एक्शन रिएक्शन ने इन दो न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों के बीच रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को किस तरह हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें आगे भी नजर रखनी होगी। तो आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।